पे हो जाती। लेकिन अब हमें पीछे जाके तो हम ले नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा कौन सा मौका है कि जो हमारे लाख रुपए को 70 लाख रुपए बना सकता है। हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की, जो हमारे पैसे को रातों रात डबल कर सकता है। एटलीस्ट ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे यूट्यूबर्स तो कह ही रहे हैं। ठीक है, अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इस स्टॉक में कितना दम है, इस सीरीज में हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस सीरीज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे 2 हिस्सों में। फिर कंपनी अभी क्या कर रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या रहेगा, और कंपनी का स्टॉक डेली नीचे क्यों गिर रहा है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हमें उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये पूरी सीरीज एक फंडामेंटल एनालिसिस है जियो फाइनेंशियल सर्विस का, ना कि कोई स्टॉक टिप है। तो आप कुछ भी क्वांटिटी अगर बाय कर रहे हैं, स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो अपना एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अब चलते हैं आगे, और ये सीरीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी डिसाइड कर सकें और आप लोग मिलकर डिसाइड कर सकें कि स्टॉक को लेना है या नहीं लेना। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं स्टॉक गिर क्यों रहा है भाई, इतना रोज 5% रोज लोअर सर्किट क्यों लग रहा है आखिर। तो चलिए चलते हैं। जब एक स्टॉक में इतना दम है कि वो लाख रुपए को 70 लाख तक पहुंचा सकता है, तो वो रोज गिर क्यों रहा है। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको सिंपल समझना होगा कि हुआ क्या है। रिलायंस का स्टॉक था, ठीक है, डीमर्जर हुआ, यानी कि रिलायंस का एक हिस्सा था जियो फाइनेंशियल सर्विस, जिसको अलग कर दिया गया। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस अलग हो गया, तो बहुत सारी कंपनीज के पास, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास, बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास रिलायंस का स्टॉक था, उनको एक जियो का भी मिल गया। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां हुई जो म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। उन्हें सिर्फ 50 स्टॉक रखने हैं और वही स्टॉक रखने हैं जो निफ्टी 50 में है। तो जियो फाइनेंशियल निफ्टी 50 में नहीं आता, इसलिए उन्हें एग्जिट करना पड़ा। ठीक है, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जिनको ये अच्छी खासी वैल्यू पे मिल गया था, 265 260 रुपए थे, तो उन्होंने वहां से सेल करना इसको शुरू कर दिया। तो अब कितने लोगों के पास था ये, वो इसकी शेयर होल्डिंग कैसी है, वो फटाफट से हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोटर्स, यानी कि जो कंपनी के ओनर्स हैं एक तरह से, उनके पास 50% कंपनी है, 6.45 म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास इसकी 22% तक की होल्डिंग है। पब्लिक के पास रफली 11%, और बाकी अगर अदर्स की बात करी जाए तो वहाँ पे इनकी होल्डिंग रफली 9% बैठती है। अगर इसे टोटल कर दें तो रफली 50% के आसपास आता है। और ये स्टॉक म्यूचुअल फंड कंपनीज बेच रही हैं, पब्लिक बेच रही है, सब बेच रहे हैं प्रमोटर्स को छोड़ के। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक नीचे जाना स्वाभाविक है, और बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि वो रख नहीं सकते, स्पेशली म्यूचुअल फंड वाले। ठीक है, और ये स्टॉक 180 200 रुपये तक जाएगा, और इसलिए पब्लिक को भी पता है, इसलिए वो भी बेच रहे हैं। तो जब एक बार 28 तारीख को डिसाइड हो जाएगा कि ये कंपनी करने क्या वाली है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, तो ये स्टॉक गिरना बंद होगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को लेने के लिए पागल हो जाएंगे, और वहां से ये सफर तय करेगा 200 से कहां तक का, वो देखते हैं अगले पार्ट में। इस पार्ट में बेसिकली हम 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली 28 अगस्त के बारे में, सेकंड मुकेश अंबानी जी के बारे में, थर्ड हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड और लोन्स के बारे में, और इन दी एंड हम बात करने वाले हैं क्रॉस सेलिंग के बारे में। ये 4 चीज़ें हैं जो 200 रुपये के स्टॉक को 2000 तक पहुँचा सकती हैं। और अगला पार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 200 का स्टॉक 100 रुपये तक कैसे पहुँच सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी 200 से 2000 तक की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो 28 तारीख को कंपनी फाइनलाइज करेगी कि ये करने क्या वाली है। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि ब्लैक रॉक के साथ इनकी पार्टनरशिप रिलायंस की ये दर्शाती है कि ये एसेट अंडर मैनेजमेंट एक कंपनी बनने वाली है, यानी कि ये एसेट संभालेगी, यानी कि ये म्यूचुअल फंड लॉन्च कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ये करने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई, और ऑलरेडी इनके काफ़ी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं उनमें भी ये अब थोड़ा सा ज़्यादा पुश करेंगे, जिस वजह से हमें काफ़ी कुछ पता लग गया। ठीक है, सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करें क्रॉस सेलिंग, सपोज कीजिए आप रिलायंस के शोरूम में गए, आप कुछ भी वहाँ पे बाय कर रहे हैं, कोई टीवी बाय कर रहे हैं, कुछ भी बाय कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको लोन लेना है या EMIs करानी है, तो ये वो आपको ऑफर करते हैं कि आप जियो का ही लोन करा लीजिए, तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, और ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, XYZ आपको ऑफर दे दिए गए, तो आप खुश होकर करा लेंगे। क्यों, क्या दिक्कत है भाई, जब नाम है कंपनी का तो हमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये क्रॉस सेलिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कंपनी के पास ऐसे एक नहीं लाखों तरीके हैं कि वो क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वो अपना कस्टमर बना सकते हैं। जियो बैंक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। मान लीजिए इन्होंने कार्ड बनाने शुरू कर दिए, क्रेडिट कार्ड, आजकल हर किसी के खुद के क्रेडिट कार्ड है, मिंत्रा का, अमेजोन का, जियो बैंक के साथ टाई अप करके इन्होंने बना रखे हैं, तो ये वो चीज़ भी कर सकते हैं। और लास्ट में बात करें मुकेश अंबानी जी की, तो उनका दिमाग का आपको पता ही है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाती है उनकी टीम, और वो किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। पहले भी हमने देखा टेलीकॉम सर्विसेज में सबका सुपड़ा साफ कर दिया, यहाँ भी वो चीज़ हो सकती है, लेकिन वहाँ कितनी आसान है कितनी मुश्किल, वो अगले पार्ट में देखते हैं फटाफट से।
₹200 का स्टॉक ₹100 तक भी जा सकता है, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। और जिस बेस पे लोग कह रहे हैं कि ये 200 का 2000 पहुंचेगा, क्या आपको लगता है? ये सीरीज़ देखने के बाद, ये 2 मिनट के अगले पार्ट देखने के बाद अगर आपको लगता है तो आप डिसाइड कीजिएगा। कैसे? देखो, सबसे पहली बात, ये क्या करा इन्होंने, ब्लैक रॉक के साथ मर्ज कर लिया, ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी, और वो पार्टनरशिप क्या करके दे रही है, एक ही एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी संभाल रहे हैं। यानी कि इन्होंने जियो के म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिए, जियो का लार्ज कैप, जियो का स्मॉल कैप, एक तरह से, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब इन्होंने जो स्मॉल कैप लॉन्च किया या कोई भी इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो कैसे चलेगा? क्योंकि अभी तक तो ये क्या करते आ रहे थे टेलीकॉम इंडस्ट्री में या कहीं पर भी, ये क्या कर रहे थे, ये ₹20 की चीज़ है, इसको सस्ता करके इन्होंने ₹10 का बेचा, पहले तो फ्री में ही बेचा, फिर करते करते इसको प्राइस ₹10 तक ले आए, और अभी भी ये आज भी उस टाइम पे काफ़ी सस्ता है जो हम पहले लिया करते थे कभी। टेलीकॉम सर्विस में तो इन्होंने ये किया और कंपनी इस चीज़ को सह नहीं पाई, बाकी कंपनियां, और ख़त्म हो गई काफ़ी ज़्यादा कंपनीज, ठीक है। अब ये यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर किसी का खर्चा, जैसे कि एक्सपेंस रेशो होता है म्यूचुअल फंड्स में, तो अगर वो 1% आ रहा है और ये ½ % कर भी देते हैं तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है रिटर्न जनरेट करने से, और रिटर्न पैसे से जनरेट नहीं हो सकते, मार्केटिंग से जनरेट नहीं हो सकते, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर ये रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं और इनका सारा फोकस रहता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सारा का सारा फोकस वहाँ नहीं रहेगा, बहुत सारी और भी चीज़ें रहेंगी जिस वजह से ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स बेशक जनरेट करे ना करे, इनके बाकी प्रोडक्ट्स धड़ाधड़ बिकने वाले हैं। लेकिन वो तो फिर पॉजिटिव में हम बात कर ही चुके हैं। और सेकंड चीज़, और यहाँ पे ना जो कंपटीशन है वो बड़े प्लेयर्स के साथ है, बैंक हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज हो गई। यहाँ पे जियो को अपनी मार्केट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कंपटीशन टेलीकॉम इंडस्ट्री से 10-15 गुना 20 गुना बड़ा है, ठीक है। और अगर इतना बड़ा कंपटीशन है ना, 20 गुना बड़ा, तो अपॉर्चुनिटी भी 20 गुना बड़ी है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि ये चीज़ क्या रिलायंस कर पाएगा या नहीं। लेकिन कंपनी करती क्या है और क्या करेगी, वो अगले पार्ट में देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि कंपनी करती क्या है और किस तरह से अपना बिजनेस बढ़ाने वाली है, वो हम स्क्रीन पे चल के समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और आपको बहुत सारी 8 लगभग चीज़ें दिख रही होंगी कि 1 2 3 4, और ये 4 चीज़ें, 8 चीज़ें टोटल आपको दिख रही हैं जो आपको ये बताने वाली हैं कि ये कंपनी कर क्या रही है और क्या करने वाली है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिलायंस के रिटेल फाइनेंस बिजनेस की, तो ये क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर लेंडिंग। ये बहुत बड़ा बिजनेस है कि किसी को उधार देना, ठीक है। और ये यहाँ पे ना इतने छोटे छोटे कस्टमर्स हैं, इतनी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन इनके पास जो ऑलरेडी कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इनका ये बिज़नेस चल सकता है। और अगर ये बिज़नेस चला तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन, यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, यूपीआई, क्यूआर कोड, ये डिवाइसेस, इस डिवाइस में बहुत टाइम लग जाएगा कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करने में, क्योंकि ऑलरेडी पेटीएम के डिवाइसेस जगह जगह लगे हुए हैं, तो क्यों ही कोई दूसरा डिवाइस लगाएगा। और अगर ये फ्री भी कर देते हैं तो पेटीएम को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि पेटीएम जो कस्टमर से चार्ज करता है, तो वो चार्जेस अगर ये कंपनी माफ़ कर देती है तो पेटीएम की जगह ये लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। क्योंकि देखो, दुकानदार को जब 200-400 हर महीने बच रहे होंगे तो वो चीज़ रिलायंस ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनके जो पेमेंट बैंक वगैरह हैं, वहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे सकते हैं, जिस वजह से कंज्यूमर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो इंश्योरेंस वाला सेक्टर है, यहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, सिर्फ पैसे बचाने पे नहीं बल्कि अच्छी सर्विसेज भी क्रिएट करनी होंगी। और अगर अभी तक हम देखें, अगर मैंने जितना यूज़ किया है, अगर हम जियो फाइबर की बात करें या कुछ रिलायंस के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो अभी तक सर्विस अच्छी रही है। अगर वहाँ पे भी इंश्योरेंस सेक्टर में भी ऐसी सर्विस ये क्रिएट कर पाए तो कंपनी ज़बरदस्त करने वाली है। और यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, क्योंकि अगर कंपनी यहाँ कुछ करना चाहती है तो उसको रिटर्न निकाल के देने होंगे। सस्ता महंगा मार्केटिंग ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद बाकी जो 3 चीज़ें हैं जिन पे अभी क्लैरिटी नहीं है, 28 अगस्त को उन पे भी क्लैरिटी आ जाएगी, और उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि ये स्टॉक कौन सी दिशा पकड़ता है। और इस तरह की इंटरेस्टिंग सीरीज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली सीरीज़ में।